साथियों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद राम सर में। तो साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के फर्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र तथा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार हम पढ़ें, किस प्रकार हम जानें और कैसे हम समझ विकसित कर सकें, जिससे आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो, उसमें कोई भी सवाल हमारे इस बिंदु या इस टॉपिक से नहीं छूटे और जो भी सवाल आए या जो भी उसके विकल्प हों, हम उनका सटीक उत्तर दे पाएँ और अपनी परीक्षा को क्रैक कर पाएँ और हम सफल हो पाएँ साथियों। तो उसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उस मोटिवेशन लाइन के साथ आपको ले चलता हूं आज की क्लास में। तो साथियों, कि कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो साथियों, आज शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य की इस कक्षा में आज हम संक्षिप्त रूप में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और ऐसा भी नहीं हो कि कहीं ना कहीं से जो परीक्षा में आया हुआ सवाल अगर हमारे टॉपिक से नहीं आया या छूट जाए, ऐसा भी हम नहीं करेंगे साथियों। हम बिल्कुल, आप विश्वास के साथ हमसे जुड़ें, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो आपको भी ये अमूमन विश्वास हो ही जाएगा साथियों कि हाँ, कि जो इस चैनल पर पढ़ाया वो प्रामाणिक है, वो मानक पुस्तक को आधार बनाकर है और एग्जाम ओरिएंटेड है। केवल उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा में आना है। तो साथियों, आज की शुरुआत हम हमारी क्लास से करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान की कार्य। ये टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक आधारभूत समझ पैदा करता है। इस टॉपिक को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है साथियों। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आगे बहुत सारी बिंदुओं को क्लियर करेंगे। तो साथियों, आप सभी जुड़ें। तो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे साथियों मनोविज्ञान की। बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान, जब हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो साथियों मनोविज्ञान से केवल हम 3 ही प्रश्न अपने आप से करते हैं। जब भी साथियों आप किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप अपने ही भीतर या अपने स्वयं से 3 प्रश्नों के जवाब मांगे कि हम इस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं और इस विषय में ऐसा क्या है जो हमें क्या फायदा पहुंचा सकता है या हमारे अंक अर्जित करने में कितना अपना सहयोगी हो सकता है, और हम किसी भी विषय को या किसी भी बिंदु को पढ़ें कैसे। तो साथियों, व्हाट, व्हाई और हाउ, इन तीनों से ही किसी विषय की विषय वस्तु का निर्माण होता है। उस विषय को जानने की इच्छा जागृत होती है और उस विषय को समझने की भी हमारे अंदर योग्यता पैदा होती है साथियों। मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान की हम परिभाषाएं लें तो आज आधुनिक युग में मनोविज्ञान की परिभाषाएं मस्तिष्क और व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानी जाती है। तो जैसे जैसे हम मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे तो मनोविज्ञान का ही एक अंग है शिक्षा मनोविज्ञान, या एक हिस्सा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमारे सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो साथियों, संक्षिप्त रूप में हम मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा समझते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणाओं पर चलेंगे। तो साथियों, साइकोलॉजी का हम, जैसे साइकोलॉजी ही अंग्रेजी रूपांतरण शब्द है मनोविज्ञान का। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय। तो साथियों, उस टाइम जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा होता था, दर्शन शास्त्र के अंदर मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था, तो बहुत सारे दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना। किसके विज्ञान के रूप में माना साथियों? आत्मा के विज्ञान के रूप में माना।
अब जैसे मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में मानने वाले हम दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं, तो साथियों स्पष्ट रूप में हमें दार्शनिक मिलते हैं अरस्तु और प्लेटो साहब। स्पष्ट रूप में हमें दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो साहब, ये दोनों दार्शनिक मनोविज्ञान को आत्मा के संबंध के विज्ञान में अध्ययन करने वाला विषय मानते थे। अब जैसे हम बात करें कि मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइके प्लस लॉगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा, जिसे अपन सोइल भी कहते हैं, और उसका लॉगस का मीन्स होता है अध्ययन करना या उनका विवेचन करना। तो साथियों उस समय की परिभाषा के रूप में मनोविज्ञान एक आत्मा के संबंध के रूप में अध्ययन करने वाला विषय था। लेकिन धीरे धीरे किसी विषय की विषय वस्तु देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग बदलती होती है। तो धीरे धीरे जैसे ही 16वीं शताब्दी का अंत आया, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में आत्मा के संबंध के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में मनोविज्ञान को परिवर्तित किया। साथियों मनोविज्ञान को विषय के रूप में चेंज करने लगे, तो साथियों फिर दूसरी परिभाषा के रूप में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाने लगा। मन का विज्ञान माना जाने लगा। तो साथियों मनोविज्ञान की विषय वस्तु आत्मा से कहीं ना कहीं मन हो गई। तो 17वीं शताब्दी में इनके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम लिबनिज, हॉब्स, लॉक, क्वांट और ह्यूम महोदय, जिन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जानने लगे, मन का विज्ञान बताने लगे और मन के विज्ञान के रूप में उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन साथियों धीरे धीरे मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को छोड़ा, फिर उसने अपने मन को छोड़ दिया, फिर मनोविज्ञान ने चेतना का भी त्याग किया। फिर किसका त्याग किया? चेतना का भी त्याग किया। धीरे धीरे हम आगे इन सारी परिभाषाओं के रूप में पढ़ेंगे। ये एक बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का कथन है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना को छोड़ा, फिर मनोविज्ञान मनोविज्ञान मस्तिष्क एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उभर कर आई। तो साथियों ये परिभाषा भी धीरे धीरे अमान्य हो गई, और इस परिभाषाओं के अमान्य होने का महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि ये परिभाषाएं उन विषय वस्तुओं को सही ढंग से व्यवस्थित या अध्यापित नहीं कर पाई। अब जैसे हम बात करें कि उपयुक्त परिभाषाओं में एक आत्मा के विज्ञान की परिभाषाएं लें। आत्मा और मन दोनों एक ऐसी अमूर्त वस्तु हैं जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है साथियों, और इनका अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया जा सकता। इनका भी अध्ययन कैसे नहीं संभव है? वैज्ञानिक ढंग से इनका अध्ययन संभव नहीं है, इस पर कोई भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, क्योंकि आत्मा और मन दोनों एक ऐसी अमूर्त वस्तु हैं जिन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है, और साथियों ना ही इन पर कोई वैज्ञानिक प्रयोग किया जा सकता है। इस कथन को लेकर या इस विषय वस्तु को लेकर साथियों विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों में मतभेद पैदा हो गए, और इन दोनों ही परिभाषाओं को अमान्य घोषित कर दिया। 1870 ईस्वी तक तो ये दोनों परिभाषाएं मान्यता प्राप्त रहीं, लेकिन धीरे धीरे हुआ ऐसा क्या कि 1870 ईस्वी के बाद ही इन दोनों परिभाषाओं को अमान्य घोषित किया। क्यों? क्योंकि कारण था कि 1879 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला का उद्भव हुआ। उस प्रयोगशाला में प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उत्पन्न किए गए। उन सिद्धांतों के आधार पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु को तय किया गया, जिसके आधार पर ये पूर्ववर्ती परिभाषाएं होने पर इन परिभाषाओं को अमान्य सिद्ध किया, अमान्य घोषित किया। तो साथियों पहला कारण तो यही था कि मन और आत्मा दोनों की विषय वस्तु अमूर्त होती है, ना तो इनको देखा जा सकता है, ना ही इनको सुना जा सकता है, और इनका वैज्ञानिक अध्ययन भी संभव नहीं है। तो साथियों दूसरी हम तथ्य पर जाएं या दूसरे हम तर्क पर जाएं, जिसको दार्शनिकों ने दिया, मनोवैज्ञानिकों ने दार्शनिकों को दिया और यह परिभाषाएं अमान्य घोषित की। तो साथियों मनोविज्ञान की विषय वस्तु अस्पष्ट थी, क्योंकि
इन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सकता है। बिल्कुल साथियों, आत्मा और मन का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सकता है और मनोविज्ञान में एक निश्चित रूप से कोई अर्थ नहीं था इन दोनों का। अब निश्चित रूप से अर्थ ना हो तो अनिश्चितता जहां होती है वहां अर्थ का अनर्थ होने की संभावना होती है साथियों। तो अर्थ नहीं होने से या उनका प्रयोग नहीं होने से मनोविज्ञान में इन शब्दों का बहिष्कार किया और आत्मा और मन की विषय वस्तु को कहीं ना कहीं हटा दिया गया या मनोविज्ञान से हटा दिया गया। तो साथियों, हम आगे बात करते हैं कि जैसा कि हम मानते हैं कि 1879 ईस्वी में लिप्जिग नामक स्थान पर विलियम बुंट महोदय ने 18, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जी, कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी। बाद में 1879 में जब विलियम बुंट साहब ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, तो मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की। उस समय मनोविज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम हो गया और इसका स्वरूप प्रयोगात्मक अधिक हो गया। साथियों, जैसे ही हम मनोविज्ञान की बात करें तो पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, लेकिन दोनों की ही विषय वस्तु कहीं ना कहीं इस चीज से हट गई और इन दोनों को अमान्य घोषित कर दिया। फिर 1879 में विलियम बुंट महोदय ने जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहां उन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रयोगशाला का निर्माण किया, जिसमें मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी वो धीरे धीरे दर्शन से बदलकर प्रयोगात्मक हो गई। क्या हो गई? प्रयोगात्मक हो गई। इसके फलस्वरूप मनोविज्ञान की विषय वस्तु, आप देख सकते हैं साथियों, मनोविज्ञान की विषय वस्तु धीरे धीरे मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटी या चेतन कॉन्शियस एक्सपीरियंस की होगी। अब मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। तो साथियों, अब हम चेतना की बात करें, चेतना के साथ भी यही होता है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी मेंटल एक्टिविटी के रूप में मनोविज्ञान को जाने लगा। लेकिन इस परिभाषा को मानने वाले केवल दो वैज्ञानिक थे जिनको हम संरचनावादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नाम से जानते हैं, जिनमें संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों में विलियम बुंट साहब और आप बात करें हम तो चेतना और मनोविज्ञान के संवेदनाओं को जानने के लिए चेतन अनुभूति और मानसिक प्रक्रियाओं से मनोविज्ञान की परिभाषा परिवर्तित हुई और इस परिभाषाओं को मानने वाले संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, जिनमें विलियम बुंट साहब, टिंचनर साहब, आप बात करें अपन विलियम बुंट और टिंचनर साहब, दोनों ही प्रमुख थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति और तात्कालिक अनुभूति, इमीडिएट एक्सपीरियंस का अध्ययन भी माना। अब इमीडिएट एक्सपीरियंस, चेतन अनुभूति का विज्ञान। अब चेतन अनुभूति, जब हम मस्तिष्क को पढ़ते हैं तो मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था और अवचेतन अवस्था। तो इन अवस्थाओं में मानसिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करता रहता है। जब कॉन्शियस रूप में होता है तो मस्तिष्क की जो अवस्थाएं होती हैं, जो कॉन्शियस रूप की अवस्था होती है, वो केवल 10% ही काम करती है साथियों। 10% जब काम करती है तो इंसान मानसिक रूप से सचेतन होता है, सचेत अवस्था में होता है और वो सचेत रूप से कार्य कर सकता है। तो जैसे ही उन्होंने चेतन अनुभूति और तात्कालिक अनुभूति, इमीडिएट एक्सपीरियंस के आधार पर इन परिभाषाओं को वर्णन करना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर चेतन अनुभूति के रूप में उन्होंने इसका अर्थ संवेदना से किया, कल्पना से किया, प्रतिमा से किया, भाव से किया और आदि मानसिक क्रियाओं का उन्होंने समूह बनाया। अब बुंट महोदय के अनुसार संवेदना चेतन अनुभूति के वस्तुनिष्ठ तथा भाव चेतना अनुभूति के आत्मनिष्ठ कहे जाते थे, क्योंकि
जब जैसे ही विलियम वुंट महोदय साहब ने संवेदना और को चेतन अनुभूति का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहा और भावना को संवेदना होगी तो भावना जागृत होगी साथियों, तो इन दोनों को एक दूसरे का संबंधी माना, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में इन्होंने लिया। तो इन्होंने भाव चेतन अनुभूति को आत्मनिष्ठ और संवेदना को वस्तुनिष्ठ में लेकर लिया। लेकिन संरचनावादियों की इस परिभाषाओं में बहुत सारे दोष आ गए साथियों। इस परिभाषाओं में दोष था क्योंकि चेतन अवस्था मनुष्य की कभी कभी ही जागृत होती है जब वो 10% की चेतन अवस्था के रूप में अपने कार्य कर सकता है, लेकिन मनुष्य की जो 90% की जो स्थिति होती है वो अर्धचेतन और अवचेतन अवस्था की होती है, जिसमें वो नींद में स्वप्न भी लेता है, स्वप्न में भी मानसिक रूप से क्रियाओं को करता है। तो इस प्रकार इसका भी कोई व्यक्ति या वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रयोगात्मक रूप से ठोस आधार नहीं मिला और इस परिभाषाओं को कहीं ना कहीं अमान्य घोषित किया गया क्योंकि चेतन अनुभूति का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिभाषा से मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं हो सकती या नहीं हो पाई। तो इस अध्ययन पर इन्होंने चेतन अनुभूति के अध्ययन पर ही बल डाला, जिससे व्यक्ति एक साथ कभी भी चेतन अवस्था में नहीं पहुंच सकता। चेतन अवस्था में पहुंचने के लिए व्यक्ति को अवचेतन, अर्धचेतन मनों का सामना करना पड़ता है, जो इस परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा था। इसलिए चेतना का भी मनोविज्ञान ने अपनी परिभाषाओं के रूप में त्याग किया। फिर दूसरी परिभाषा के रूप में जब आगे जैसे ही इन परिभाषाओं का दौर चला, तो साथियों जैसे ही संरचनावादियों की परिभाषा में ही त्रुटि पाई जाने लगी, तो मनोविज्ञान को दूसरी परिभाषा के रूप में व्यवहारवाद ने दिया। किसने दिया साथियों? व्यवहारवाद ने। और व्यवहारवादियों के प्रमुख में थे जे.वी. वॉटसन नाम। जे.वी. वॉटसन साहब मनोविज्ञान के एक जाने माने व्यवहारवादी थे। तो उन्होंने व्यवहार के रूप में परिभाषाओं को दिया। उन्होंने व्यवहार के एक वस्तुपरक विज्ञान माना, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। उन्होंने इनकी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि इसमें चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर मनोविज्ञान ने अपने आप को व्यवहार के रूप में रखा, जिसका स्वरूप अधिक वस्तुनिष्ठ था, क्योंकि व्यवहार को देखा भी जा सकता है, व्यवहार को सुना भी जा सकता है। अब व्यवहार को देखने और सुनने के रूप में हम अनेक उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे साथियों आपको उदाहरणों की ओर ले चलता हूं कि जब हम मनोविज्ञान जब व्यवहार को देखते हैं, जब व्यवहार को अपन देखते हैं, तो साथियों हम व्यवहार को देखने और जानने के लिए उसके अधिक वस्तुनिष्ठ रूप का स्वरूप का उपयोग करते हैं। जैसे दौड़ना, रोना, हंसना, सोचना आदि व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस परिभाषा में मनोविज्ञान को एक वस्तुपरक पॉजिटिव साइंस के रूप में माना। किस साइंस के रूप में माना? पॉजिटिव साइंस के रूप में माना, क्योंकि इसमें व्यवहार से 3 पक्षों का संबंध होता है कि व्यवहार क्या है, व्यवहार क्यों किया जा रहा है और व्यवहार का हम कैसे अध्ययन करें। अब साथियों कोई भी बच्चा है या कोई भी बालक है, अगर वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ, इसका कारण क्या है। हम उसके कारण पर जाएंगे, हम देखेंगे क्यों हो रहा है, किस वजह से बच्चा परेशान है और ये कैसे हुआ। क्योंकि हमारे पास मापने के लिए बहुत सारी इकाइयां हैं। मनोविज्ञान में व्यवहार को मापने के लिए बहुत सारी इकाइयां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अतः जब वॉटसन महोदय ने व्यवहार के रूप में अपने आप को जाना और कहीं ना कहीं इस परिभाषाओं में भी कहीं ना कहीं दोष आया, तो इस परिभाषाओं को भी अमान्य करते हुए, क्योंकि व्यवहार का अपने आप में ही कोई 2 अर्थ नहीं होता। सच्चाई ये रही कि व्यवहार की व्याख्या भी हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर ही करते हैं और तब जाकर उसका सही अर्थ निकाल पाते हैं। तो साथियों मनोविज्ञान ने आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा 16वीं शताब्दी में। 17वीं से 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वॉटसन महोदय ने दिया,
लेकिन धीरे धीरे ये परिभाषाएं जब अमान्य हो जाने लगी तो धीरे धीरे मनोविज्ञान को हम एक नए रूप में जानते हैं और मनोविज्ञान का हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को निष्कर्ष यह निकलता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान को ऐसे विज्ञान से लिया जा सकता है जिसमें व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का ही अध्ययन किया जा सके। तो साथियों, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान के 3 महत्वपूर्ण हमने चरण पढ़े कि पहले हमने मनोविज्ञान को आत्मा का जाना, फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जाना, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जाना, फिर मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ा। उसके बाद हमने मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन करने वाला विज्ञान पढ़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि जब किसी भी एक विषय की विषय वस्तु धीरे धीरे देश काल परिस्थिति के प्रभाव से आकर परिवर्तित होती है तो उसके ज्ञान में, उसके विचारों में, उसकी प्रभावशीलता में और उसकी उत्पादकता में बहुत बड़ा फर्क होता है, जिसको धीरे धीरे आज हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जानते हैं, जिसके हम विभिन्न चरणों में पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में पढ़ते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। तो ये सारे मनोविज्ञान के ही प्रयोगों के आधार पर दिए हुए व्यवहार है जिनका हम अध्ययन अपने विषय वस्तु में करते हैं। तो साथियों, आगे ये तो हुई मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को हम अब मेनली मनोविज्ञान को हम व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के विज्ञान के रूप में जानते हैं। तो साथियों, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं शिक्षा को भी पढ़ते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का प्राचीन काल से अपन यूज लेते आए हैं कि शिक्षा का उपयोग या शिक्षा की विषय वस्तु ये है कि हम शिक्षा के लिए ज्ञान के रूप में शिक्षा को हम करते पाए हैं। सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा ज्ञान और अज्ञान के बीच ज्ञान की जो विचारधारा थी वो शिक्षा थी। गुरु और शिष्य कुछ आवश्यक तथ्यों को कंटेस्ट कर लेते थे, उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उनको भी मान लिया जाता था। फिर हम धीरे धीरे जब शिक्षा को बाल केंद्रित ना होकर ज्ञान केंद्रित या अध्यापक केंद्रित शिक्षा मानते हैं तो शिष्य चाहे बालक को या वयस्क को उसको एक तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण शिक्षा के तत्व थे जिनको हमने आज तक पढ़ा। तो साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण, अब शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है साथियों। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है। तो साथियों, जब शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व में एक ऐसा सर्वांगीण विकास करना है जिससे वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एडजस्टमेंट कर सके, समायोजन कर सके और जीवन को सफल बना सके। वही शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों, उनके तथ्यों एवं परिणामों का प्रयोग कर शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाता है। तो हमारा ये टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए जरूरी क्यों था, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों, उनके तथ्यों को, उनके परिणामों का प्रयोग कर शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाना था। हमारा मूल उद्देश्य यही था कि हम शिक्षा को कैसे सर्वांगीण बनाएं, हम शिक्षा को कैसे समृद्ध बनाएं कि जिससे एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, एक बच्चे का एक पक्ष का विकास ना होकर बच्चे के सभी पक्षों का विकास हो, सर्वांगीण रूप से उसका विकास हो। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान इसी उद्देश्य को लेकर कार्य करता है। और आज हम जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण साधन यही होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की जैसे हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के रूप में आज हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसका स्वरूप, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसका स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो किसी साइकोलॉजी का स्वतंत्र अर्थ हम समझ लेने के बाद, साइकोलॉजी का जब हमने स्वतंत्र अर्थ समझा तो उसको समझ लेने के बाद
हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जानना भी बहुत जरूरी था साथियों। अब आप देखते जाइए, आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों एवं समस्याओं से है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षा के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, शिक्षा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का निराकरण कैसे हो, उन समस्याओं को हम कैसे समझें, उन समस्याओं को हम कैसे जानें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक प्रक्रियाओं की समस्याओं एवं सिद्धांतों के अध्ययन से है। हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा से संबंध समस्याओं का विवेचन, उनका विश्लेषण एवं उनका वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करना है। अब मूल्य तथ्य को याद रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विभिन्न परिभाषाओं को उद्धृत किया है या विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो उन परिभाषाओं को भी हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में, अब आप सोच रहे होंगे सर कि शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसी क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं, क्या ऐसी समस्याएं आती हैं कि जिनको हमें अध्ययन करना पड़ता है, जिनको हमें जानना पड़ता है। तो साथियों कि जब हम किसी विद्यालय में अध्यापन के रूप में जाते हैं या अध्यापक के रूप में जाते हैं, तो अब जब हम अध्यापन कराते हैं तो विद्यालय के परिक्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं बच्चों की पढ़ाई से संबंधित होती हैं, बच्चों के विद्यालय से आने से संबंधित होती हैं, कक्षा कक्षा से संबंधित होती है, कक्षा कक्षा से बाहर से संबंधित होती हैं। तो साथियों उन सभी परिभाषाओं का एक साथ या उन सभी समस्याओं का जब एक साथ हम अध्ययन करते हैं या उन सब समस्याओं का कारण या उनका निवारण कर और उन समस्याओं का एक निश्चित समाधान जब हम देते हैं, तो साथियों वो सारे विषय वस्तु शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैसे स्किनर साहब ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। बिल्कुल सटीक परिभाषा, सीखने और सिखाने की। जब हम विद्यालय में एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम खुद स्वयं भी सीखते हैं और उसको सिखाते भी हैं। तो स्किनर महोदय बड़े ही विद्वान मनोवैज्ञानिक के रूप में हम जिनको जानते हैं, उन्होंने बहुत शानदार अपने प्रयोगों का इतना अनुभव शिक्षा मनोविज्ञान को दिया है, जिससे शिक्षा मनोविज्ञान में आने वाली समस्याओं का सटीक और तुरंत समाधान होता है। साथियों जैसे हम दूसरी परिभाषा के रूप में जेम्स ट्रेवर साहब की परिभाषा पढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ऐसी शाखा है। अब कोई आपसे प्रश्न करे कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? अप्लाइड मनोविज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान है साथियों? अप्लाइड मनोविज्ञान है। कैसा है? अप्लाइड मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान की अप्लाइड साइकोलॉजी की एक शाखा है। किसकी? अप्लाइड साइकोलॉजी की, ये लिखा हुआ। अब शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग के साथ साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती हैं। साथियों जब शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हम जानते हैं, तो मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग करके हम शिक्षा की समस्याओं का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से ही है। अब साथियों स्ट्रिंक महोदय की एक परिभाषा है जिसको शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में विशेषकर लिया जाता है। अब स्ट्रिंक महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी परिभाषा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। बहुत शानदार साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में, अगर साथियों आपसे प्रश्न आए कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यही है कि शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण करवाना, शिक्षण एवं अधिगम का बोध, उसकी विभिन्नता को दिखलाना।
तो ये साथियों परिभाषा कहीं ना कहीं आपके विकल्प के रूप में बनेंगी और आपको प्रेरित करेंगी कि आप इनको अध्ययन कर, इनको समझ कर कॉमन सेंस के आधार पर वहां प्रश्न निकालें। जी, अब जैसे हमने मनोविज्ञान का अर्थ एवं स्वरूप समझा, तो मनोविज्ञान अभी हमने ये पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या है, कि मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांत एवं समस्याओं से है। अब इनका एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रमुख परिभाषा के रूप में हम स्किनर साहब की परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। तो स्किनर साहब की परिभाषा है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया जब होती है, जब आपको कहीं भी परिभाषा में दिख जाए कि सीखने और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, तो वहीं आप ले सकते हैं कि स्किनर महोदय की परिभाषा है। अब साथियों, जब आगे हम जेम्स ड्रीबर साहब की परिभाषा की बात करते हैं, तो उन्होंने एप्लाइड साइकोलॉजी के रूप में मनोविज्ञान को माना और मनोवैज्ञानिक नियमों एवं उपयोग के साथ साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के संबंध के रूप में उन्होंने बात की है। साथियों, तीसरी परिभाषा सेंट्रोक साहब के रूप में हमने देखी कि शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। शिक्षण एवं अधिगम के बोध में क्या दिखलाता है? विभिन्नता दिखलाता है। बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है साथियों। स्किनर महोदय और सेंट्रोक महोदय की बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत याद रखना, आ सकती है परीक्षा में। और दूसरी परिभाषा यह है कि यह भी परिभाषा आपसे कहीं ना कहीं आपसे विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा मनोविज्ञान है? तो आप उसका सही उत्तर करके आएंगे एप्लाइड मनोविज्ञान या एप्लाइड साइकोलॉजी की एक शाखा है। तो साथियों, आगे अन्य परिभाषाएं भी हैं जिनको हम देखेंगे। जी हाँ, कैरोल साहब की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। जब विद्यालय की अधिगम की बात करें, जब विद्यालय अधिगम की कहीं ना कहीं बात हो साथियों, तो उसके साथ हमेशा कैरोल साहब आएंगे। कौन आएंगे? कैरोल साहब आएंगे। तो साथियों, ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। साथियों, एक छोटी सी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है। ये पील साहब की परिभाषा है साथियों। किसकी परिभाषा है? पील साहब की परिभाषा है। तो ये साथियों वो परिभाषा है इंपॉर्टेंट, वो परिभाषा मैंने लिखी है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुकी है। और साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, छोटी सी परिभाषा है, दे दिया। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? पील, कैरोल, स्ट्रॉन्ग, स्किनर। तो ये 3, 4, 5 परिभाषाएं हैं जिनमें से आपको एक ना एक परिभाषा कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिल जाएगी साथियों। तो ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान की योग्यता के बारे में आज हमने, परिभाषाओं के बारे में आज हमने जाना। अब यही शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में क्या क्या हुआ वो हमें अब जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साथियों यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम होती है। अब हम जानेंगे सीधे ही कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? अब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण एम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट। शिक्षा मनोविज्ञान, जब हम विद्यालय में जाएंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़कर जाएंगे तो फिर हमें करना क्या है वहाँ जाके। तो साथियों, ध्यान से हम पढ़ते हैं इनको आपके साथ। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। अब शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं हमने जानी, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं देखी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और कल हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य और शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। और जो भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो सहज रूप में, सरल रूप में आप तक साझा की जाएगी, पहुंचाई जाएगी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।